एक यूलर करके हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हें बोला कि ठीक है, लेट रूट अंडर -1 इक्वल्स टू आई, जिसको बोला गया आयोटा। तो अगर कोई नंबर x प्लस आई वाई है तो आर ई ऑफ जेड आपका हो जाएगा x और आई एम ऑफ जेड हो जाएगा y, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा y। ये हो जाएगा -3 + 2i इंटू 1 - i। अब 5 इंटू 1 - i प्लस 2 इंटू -3 + 2i। तो अब यहाँ पे -1 - i, तो पहले तो मॉड्यूलस ऑफ z निकालेंगे, वो हो जाएगा 1 + 1 यानी कि √2। ये हो गया। अब z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा और आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी यूसेज और एप्लीकेशन बहुत जगह पे आती है। आज एक हम नए चैप्टर के साथ हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक। इसके अंदर मेजर पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है, छोटा सा पार्ट आपका क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। तो वो छोटा सा पार्ट जो आपने 9th-10th में किया वहीं से आता है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी एप्लीकेशन आ जाती है। तो एक एक करके सारा पार्ट करेंगे जैसे बाकी चैप्टर्स किए हैं, जिससे आप इस चैप्टर में भी एकदम परफेक्ट हो सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जैसे आपने बात किया कि हमने ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज किया था। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर साइंस एंड ग्राफ। ग्राफ मैंने आपको सिखाया था कि कैसे अगर साइन का ग्राफ आता है तो आप कोसेकेंड का ग्राफ बना सकते हो, कॉस का ग्राफ आता है तो आप सेकेंड का ग्राफ बना सकते हो, और किस तरीके से ग्राफ की कभी कभार एप्लीकेशन आपको यूज आ सकती है। फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इतना पार्ट हमने पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, लिखते कैसे हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, वो सब पढ़ेंगे। फिर एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब है कि सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जब ये चार ऑपरेशन आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाओगे तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, और अच्छे खासे क्वेश्चन करके मैं आपको समझाऊंगा कितना इजी है इस चैप्टर में स्कोर करना। फिर पोलार फॉर्म, बहुत जरूरी फॉर्म है, आता है क्वेश्चन डायरेक्टली कि कन्वर्ट करो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलार फॉर्म में, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक छोटा सा पार्ट, इसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बात करें तो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा हो जाए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो क्या होता है। एक 80th सेंचुरी तक, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में बैक जाएं तो 80th सेंचुरी तक हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नंबर जो थे वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के थे। पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। फिर कुछ लोगों ने बोला कि सर नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, -4 का जैसे स्क्वायर रूट अगर हम करना चाहें तो क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको अगर मैं -2 लिख दूं, पर रूल क्या बोलता है कि इसको स्क्वायर करो तो अंदर वाला पार्ट हो जाना चाहिए। तो -2 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, यानी कि यहां पे अब एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो फिर एक यूलर करके हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हें बोला कि ठीक है, लेट रूट अंडर -1 इक्वल्स टू आई, जिसको बोला गया आयोटा, जिसको बोला गया आयोटा। उन्हें बोला कि चलिए जब भी -1 आए तो हम उसको, मतलब माइनस नंबर आए तो वहां पे एक -1 को हम ले लेंगे और वहां से आई लगा देंगे। उससे क्या हुआ कि सर ये तो कैंसिल था, इसको अब हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4, तो ये 4 का 2 हो गया और माइनस आई का आई, मतलब -1 का स्क्वायर रूट को आई लिख दिया। इस तरीके से एक डिफरेंट एल्जेब्रा बना जिसको बोला गया कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा, और ये नंबर्स को, आई को बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये रियल वर्ल्ड में नहीं है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में, इसको आई को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, ये आपके रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाती है, तो उसकी स्टडी को हम बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये पूरा टोटली अलग है आपके रियल नंबर से और बाकी जितनी भी चीजें उनसे, ठीक है। तो यहां से फिर चार रिजल्ट आपके पास आएंगे कि रूट अंडर -1 आपका आई है, तो सर आई आपका हो गया रूट अंडर -1, आई का स्क्वायर हो गया -1, अगर स्क्वायर करेंगे आई का क्यूब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि -i, और आई पावर 4 हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर प्लस 1। तो ये चार रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये चार रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्यों? अब अगर कभी भी आई की हायर पावर आएगी यानी कि 4 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 ले लेना है, आपको मल्टीपल ऑफ 4
ले लेना है। जैसे कि अगर कहीं पे आया i का पावर 73, तो सर ये 4 से ज्यादा है, तो इसका 4 का मल्टीपल करूंगा। चलो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ 32, यानी कि 4 8 जा 32 प्लस 1, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 18 प्लस 1, 4 इंटू 18 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो ये जो 4 वाला पार्ट है आप इसको इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 1 देगा, क्योंकि वो 1 देगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको बस आप लिख दो, उसको बस आप लिख दो। तो वो इन चार में से किसी एक में आएगा और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आई, तो आई आपका आंसर हो गया, आई आपका आंसर हो गया। तो यहां से कभी भी आई यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज की हायर पावर आएंगी तो हम उसको 4 के मल्टीपल में लेंगे, हम उसको 4 के मल्टीपल में लेंगे। जैसे आप 4 के मल्टीपल में ले लोगे तो उस 4 के मल्टीपल को छोड़ के जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये एक्सपोनेंट और पावर, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करूं कि सर ये क्यों आया, तो प्लस है तो इसको मैं i4 इंटू 18 इंटू आई पावर 1 लिख सकता हूं। 9th 10th में हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब यहां पे ये i तो i ही है, अब इसको मैं i पावर 4 इंटू 18 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब i पावर 4 1 होता है, तो 1 का पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होगा, इसलिए आंसर आपका i आ गया, इसलिए आंसर आपका i हो गया। तो हर बार इतने करने की जगह सिंपल सा तरीका, जो भी 4 के मल्टीपल के साथ है उसको आप नेग्लेक्ट कर दो, जो बचा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये है आपका पहला पार्ट, या आप बोल लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से शुरुआत हुआ, कैसे आया, आई क्या है, आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या है, ये चारों वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब तो डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, यानी कि अगर मैं z एक ले रहा हूं जहां से डिनोटेड बाय z बोलते हैं, x प्लस आई वाई, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे x एंड y आर रियल नंबर्स एंड i इज रूट अंडर -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोटेड बाय z, डिनोटेड बाय z। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है रियल पार्ट, और ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उस तरीके से लिखते हैं। तो इसी को और बताया गया है, द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड बाय आर ई ऑफ z, आर ई ऑफ z एंड आई एम ऑफ z रिस्पेक्टिवली। तो अगर कोई नंबर x प्लस आई वाई है तो आर ई ऑफ z आपका हो जाएगा x और आई एम ऑफ z हो जाएगा y, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा y। इस तरीके से ये सॉल्व होता है या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहां पे एक चीज आती है सर, अगर मैं इस y को 0 कर दूं तो ये तो सिर्फ एक रियल नंबर ही रह जाएगा, ये तो एक रियल नंबर ही रह जाएगा, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हैं, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो अभी तक सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स क्या था हमारे पास? रियल नंबर्स का था, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ लिया है तो अब सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स नहीं होते, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। रियल नंबर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। ठीक है? तो आर ई ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड। जैसे कि यहां पे अब देखिए, i का पावर 103 इक्वल्स टू a प्लस आई बी, देन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो सर i की हायर पावर है, हमने सीखा है कि इसको हम 4 के मल्टीपल में लेंगे, तो 4 2 जा 8, 23, 5 जा 20 प्लस 3, ये आ जाएगा। तो सर इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, यहां पे आ जाएगा आपका i क्यूब, i क्यूब होता है -i,
तो यानी कि ये मेरा नंबर बन गया -i। तो -i इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर कंपेयर करोगे तो a आपका 0 हो रहा है और b आपका -1 हो रहा है। तो a प्लस बी यानी कि 0 -1 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, -1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो कभी भी i की हायर पावर्स आ जाए उसको आपको 4 के मल्टीपल में लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहां पे 1 प्लस आई पावर 10 प्लस आई पावर 20 प्लस आई पावर 30। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। 1 तो सर 1 ही रहेगा। आई पावर 10 को मैं 4 इंटू 2 8 प्लस 2 लिख सकता हूं। आई पावर 20 को 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, 20 हो जाएगा। और आई पावर 30 को 4 इंटू 7 28 प्लस 2 लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है। अब सर ये 4 वाला पार्ट हटा देंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो दोबारा आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर होता है -1 और ये भी -1, तो ये कैंसिल, हमें आ जाएगा 0। हमें आ जाएगा 0। अब ऑप्शन देखते हैं। 0 रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर, नन ऑफ दीस। नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता। तो 0 एक रियल नंबर भी है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। एक रियल नंबर भी है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लेकिन प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्योंकि आई नहीं है उसके साथ। इसको आप 0 प्लस 0i लिख सकते हो, 0 प्लस 0i लिख सकते हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपकी करेक्ट होंगी इस केस में, ये दोनों ही ऑप्शन आपकी करेक्ट होंगी। ठीक है, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा सेट है रियल नंबर से, तो आंसर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये यहां पे इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। वो प्योरली रियल कहलाएगा। जैसे कि यहां पे ये प्योरली रियल है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्योरली रियल। जैसे मैं आपको बोला था प्योरली रियल। एंड प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट ऑफ z इज 0। और अगर रियल पार्ट 0 है यानी कि प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे 2 3 -1 इस तरीके से। क्यों, क्योंकि यहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका क्या है, 0 है। और प्योरली इमेजिनरी नंबर आपके हो जाएंगे 2i -3i -i, ये आपके प्योरली इमेजिनरी हो जाएंगे क्योंकि यहां पे रियल पार्ट ऑफ z आपका 0 है, क्योंकि यहां पे रियल पार्ट ऑफ z आपका 0 है। तो जो भी पार्ट प्योर, मतलब अगर एक पार्ट 0 हो जाए तो वो उसका अपोजिट पार्ट हो जाता है, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। पर स्टिल वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। अब ऑर्डर रिलेशंस ग्रेटर देन और लेस देन आर नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम बोले कि सर 2 + 3i और 3 + 2i इसमें बड़ा कौन सा है, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, सिर्फ रियल नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लेस देन या ग्रेटर देन नहीं बोल सकते। वैसी कोई रिलेशन आता नहीं है, वैसा कोई रिलेशन आता नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो आपको क्या करना होता है या क्या उसका मतलब होता है। यानी कि देखो Z1 है आपका a + ib मान लेते हैं और Z2 है आपका p + iq। तो अगर कोई बोले Z1 = Z2, कोई बोले Z1 = Z2, यानी कि a + ib = p + iq हो जाएगा। a + ib = p + iq हो जाएगा। अब सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उसका मतलब क्या है, रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। इसका मतलब है कि a = p और b = q। आप ये नहीं बोल सकते कि a = q एंड b = p, ये नहीं बोल सकते। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, उनका मतलब क्या हुआ कि सर रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा
और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। आप मिक्सअप नहीं कर सकते, आप मिक्सअप नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? बहुत एक छोटा सा रूल है, समझ में आ जाना चाहिए। रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, वही चीज यहां पे मैंने मेंशन भी कर दी है, जिससे आप लोग अपना नोट्स वगैरह में इसको देख सको कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर सेट टू बी इक्वल, देन रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू इमेजिनरी, मतलब इंटरचेंज नहीं होगा, बार बार मैं बोल रहा हूं। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि अगर बोल रहा है इफ दिस इक्वल्स टू दिस, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है, फॉर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगी? तो रूल के हिसाब से सर रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो हमको दो इक्वेशन आ जाएगी कि 4x इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस वाई जो कि इमेजिनरी पार्ट है इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट -6। सिंपल। अब एक एक करके आप सॉल्व कर दो। तो x यहां पे आ जाएगा 3/4, 3x की वैल्यू है 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो ये हो गया 9/4 प्लस 6 इक्वल्स टू y। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 4 4 6 24 प्लस 9 25। तो यानी कि x की वैल्यू हो गई 3/4 और y की वैल्यू हो गई आपकी 25/4। 3/4 एंड 3 3 9, सॉरी यहां पे माइनस है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 9/4 प्लस 6, करेक्ट है, इक्वल्स टू y। सो 4 6 24, 24 प्लस 9 33/4। तो आंसर हो जाएगा आपका x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 33/4। वो प्लस में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो 4 6 24, 24 प्लस 9 33/4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिंपल रूल है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका मतलब होगा रियल पार्ट के साथ इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल है। ठीक है, सिंपल है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का पार्ट, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपको रियल पार्ट के साथ करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वल्स टू के बाद, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो प्लस और माइनस में एक ही जैसा रूल चलता है सर कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो अगर मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे कि यहां पे, तो Z1 की वैल्यू है x प्लस आई वाई प्लस u प्लस आई वी। इन दोनों को ऐड करने का भी मतलब क्या है कि सर रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप प्लस कर रहे हैं चाहे माइनस कर रहे हैं, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। सिंपल। ठीक है, वहां पे इक्वल्स टू था, यहां पे अब एडिशन हो रहा है। बार एकदम सिंपल सा पार्ट है, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी बीच में सिंबल। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाती है। सबसे पहले क्लोजर लॉ, Z1 प्लस Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स है तो उनका एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि वो रियल नंबर बन जाएगा, उनका एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कम्यूटेटिव लॉ, अगर Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, मतलब आप इंटरचेंज भी करोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, ये कम्यूटेटिव है। देन एसोसिएटिव लॉ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी चाहे पहले मैं ये दो को ऐड करूं या पहले ये दो को ऐड करूं, फाइनल रिजल्ट मेरा सेम ही होगा। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि सर दो अगर नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, उनका सम 0 होता है। सपोज करो एक नंबर है x और एक नंबर है y, अगर इनका सम 0 है तो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y।
तो यानी कि x की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, -y। तो वही चीज है, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, डिनोटेड एज 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, उसको क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एक्सिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z वी हैव माइनस ऑफ z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ z, तो उसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स, उसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया, और एडिटिव इनवर्स यानी कि दोनों का सम आपको 0 दे दिया, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। आइडेंटिटी मतलब सेम नंबर आपको वापस मिल गया, तो उसको बोला जाता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और एडिटिव इनवर्स यानी कि उसको अगर मैं ऐड करूंगा यानी कि वो नेगेटिव ऑफ z हो जाता है, तो जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया वो हो जाता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब जैसे यहां पे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वही सेम चीज, z1 माइनस z2 इज z1 प्लस माइनस ऑफ z2, बस अब माइनस आ जाएगा, सेम चीज है जैसे कि वहां पे भी हमने पढ़ा था कि सर z1 था a प्लस आई बी और z2 था u प्लस आई वी, तो अगर z1 माइनस z2 है इसका मतलब है a प्लस आई बी माइनस u प्लस आई वी, तो अभी भी रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो चाहे इक्वल्स टू था, चाहे एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, नो कंफ्यूजन, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। दो चीजें बस आई थी इसके अंदर, एक है एडिटिव आइडेंटिटी और एक था एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यही बस एक मल्टीप्लीकेशन वाला जो अलजेब्रा है हमारा, ये नॉर्मल मैथ्स की तरह चलता है सर। नॉर्मल मैथ्स कैसे सर, अगर z1 x प्लस आई वाई है और z2 u प्लस आई वाई है, तो z1 z2 यानी कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है सर, x प्लस आई वाई इंटू यू प्लस आई वी, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ux प्लस आई यू वाई प्लस आई वी एक्स प्लस आई इंटू आई स्क्वायर वी वाई। जैसे नॉर्मल मैथ्स का रूल होता है कि सर ब्रैकेट ओपन करके आप इस टर्म को दोनों के साथ, इस टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेम रूल, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में। अब सर आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यहां पे आ जाएगा ux माइनस वी वाई, क्योंकि रियल पार्ट और आई को कॉमन ले लेंगे तो यू वाई प्लस वी एक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मतलब आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी, यानी कि एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो मल्टीप्लाई में बेटा कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल रूल होता है आपका, यानी कि जो नॉर्मल मैथ्स का रूल होता है कि ब्रैकेट ओपन किया, हर एक टर्म को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, वही चीज आपको करनी है, वही चीज आपको करनी है, ठीक है। अब इसके भी कुछ रूल हैं, क्लोजर लॉ क्या बोलता है कि अगर z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव यानी कि सर z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू z2 इंटू z1, चाहे आप z1 z2 करो चाहे z2 z1 करो, वो होता है कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव, जैसे कि अगर 3 हो गए तो पहले आप z1 z2 को मल्टीप्लाई करो फिर z3 करो, या पहले z2 z3 को करो फिर z1 से मल्टीप्लाई करो, तब भी सेम ही रिजल्ट आना है, तब भी सेम ही रिजल्ट आना है। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि z इंटू आइडेंटिटी, तो आपको z ही मिलना चाहिए, तो आपको z ही मिलना चाहिए, तो यहां पे 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर एक दूसरी चीज आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई अप करोगे z इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, तो उसको बोला जाता है 1/z, उसको बोला जाता है 1/z। तो वहां पे था एडिटिव इनवर्स एडिशन में,
कि दोनों को सम किया तो 0 आ जाएगा, यहां पे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि सर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको और हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है सर। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव a z1 z2 प्लस z3, तो वो उसको सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि जो नॉर्मल मैथ्स में होता है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और समझ में आए। अब हमने 3 रूल पढ़ लिए सर, इक्वल्स टू पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। इक्वल्स टू एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ, लेकिन मल्टीप्लाई में जो नॉर्मल मल्टीप्लाई का रूल होता है वही लग रहा था। चलिए, एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, इफ a इज दिस देन x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब ऐसा नहीं है कि आपको खाली मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन आएंगे, जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। तो एजर्शन रीजन में मैंने आपको सिखाया था कि एक एक करके आप दोनों को सॉल्व करिए। जैसे कि पहले एजर्शन को सॉल्व करते हैं, सर ये मल्टीप्लाई है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, और फिर i से मल्टीप्लाई किया तो आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 5i। चलिए, अब आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो x माइनस वाई प्लस आई कॉमन लिया तो x प्लस वाई, ये है 2 माइनस 5i, ये हो गया। तो सर रूल के हिसाब से रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई आपका हो जाएगा इक्वल्स टू -5, इक्वल्स टू -5। तो सर दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2x y कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 5 -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब इसको किसी एक में पुटअप कर दो तो y हो जाएगा -5 प्लस 3/2, तो 2 5 जा 10, -10 प्लस 3 -7/2, तो -3/2, यानी कि ये आपका करेक्ट है, यानी कि आपकी एजर्शन करेक्ट है। ठीक है, अब रीजन, इफ a प्लस आई बी इक्वल्स टू सी प्लस आई डी देन a इक्वल्स टू सी एंड b इक्वल्स टू डी। वही तो किया हमने। हमको रिजल्ट कैसे मिला x और y का, क्योंकि हमने इक्वल्स टू का रिजल्ट यूज किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी कि जो रीजन है हमने उसको यूज करके एजर्शन को प्रूफ किया और वो करेक्ट भी है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, a इज ट्रू, r इज ट्रू एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो मैंने बार बार बोल रहा हूं कि सर अगर रीजन को यूज करके आपका एजर्शन या जो भी क्वेश्चन है वो रिजल्ट आया है तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है, अगर दोनों सही है। अगर एक सही एक गलत है तब तो कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन अगर दोनों सही है तो आपको देखना है कि जो रीजन है इसको यूज करके पहला मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो सॉल्व हुआ है, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस 3i ये है। अब चलिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 2 प्लस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 प्लस 3i इंटू 3 प्लस 2i प्लस 2 प्लस 3i इंटू 2 प्लस i, इसको तो अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4i प्लस 3 3 जा 9i प्लस 3 2 जा 6i स्क्वायर, और यहां पे 2 2 जा 4 प्लस 2i प्लस 3 2 जा 6i प्लस 3i स्क्वायर। अब 6i स्क्वायर यानी कि -6, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा 13i, यहां पे i स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 4 - 3 आपका हो जाएगा +1 प्लस 8i, तो जब ओवरऑल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 21i। बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आपका एजर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, और वही यूज करके हमारा रिजल्ट आया है, वही यूज करके हमारा रिजल्ट आया है। तो यहां पे भी आंसर क्या होगा, सर a इज ट्रू, r इज ट्रू एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो बार बार बोल रहा हूं, एजर्शन रीजन में
अगर आपके दोनों सही हैं तो आपको देखना है कि रीजन को यूज करके आपने पहला वाला पार्ट सॉल्व किया है, तो वही उसका आंसर होगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब डिवीजन से पहले हमें एक पार्ट पढ़ना जरूरी है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, तो z बार, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z के ऊपर एक लाइन, उसको बोला जाता है z बार। तो ये क्या बोलता है कि सर जो भी इमेजिनरी पार्ट है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट को आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को आप चेंज कर दो, उसके साइन को आप चेंज कर दो, यानी कि x माइनस आई वाई, सिंपल। तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो और डिटेल में देखते हैं। मान लेते हैं सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका आपको वो लिखना है। तो अगर 2 + 3i है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 3i। मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स इसके वाले को साइन को चेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को। 3 - i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 + i। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को आपको चेंज करना है, चेंज इन द सेंस प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। अगर दिया हुआ है 2 तो सर ये 2 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। और अगर है -3i सपोज करो तो ये हो जाएगा +3i। मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट कहीं पे है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बस उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन को आपको चेंज कर देना है, उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को आपको चेंज कर देना है, दैट्स इट। समझ में आ गया होगा, सिंपल है, आशा करता हूं। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, conjugate of a complex number is denoted by z bar and is defined as x minus i y। अगर सिर्फ डेफिनेशन समझ में आ जाए तो ये भी पार्ट है, नहीं तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। अब कॉन्जुगेट पढ़ लिया तो अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, जहां पे z2 डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता, देन द क्वोशिएंट z1 by z2 इज डिफाइंड बाय z1 into 1 by z2, z1 into 1 by z2। अब यहां पे क्या आता है प्रॉब्लम कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? x प्लस आई वाई। यानी कि डिवीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, डिवीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? सपोज करो z1 by z2 है, तो z1 1 by z2। तो आप क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा z1 इंटू z2 बार डिवाइडेड बाय z2 इंटू z2 बार। अब सर ये क्यों हुआ? चलिए सपोज करते हैं z2 है आपका p प्लस आई क्यू, तो z2 बार कितना हो जाएगा? p माइनस आई क्यू। तो z2 इंटू z2 बार कितना हो जाएगा? p प्लस आई क्यू इंटू p माइनस आई क्यू। तो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सर वो क्या है? अब उसके अंदर कोई आई का टर्म है? नहीं है, तो यानी कि अब डिनोमिनेटर में आई का टर्म नहीं होगा। ये हो जाएगा z1 इंटू z2 बार बाय z2 इंटू z2 बार। तो कभी भी डिवीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो पहले तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो डिवीजन में यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहीं पे बच्चे थोड़ा सा मिस कर जाते हैं और सॉल्व करते वक्त गलती करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, आई z प्लस एक्स प्लस आई वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर डिनोमिनेटर पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसमें कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। किसके कॉन्जुगेट से? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। हम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो जितने भी रूल्स अभी तक हमने पढ़े, हमने चारों रूल पढ़ लिए हैं, इक्वल्स टू, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड।
अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले तो हमें दिख रहा है, अब यहीं से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे कॉन्जुगेट करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर लो ना, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा। सर 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9i माइनस 2 2 ज़ा 4i माइनस 2 3 ज़ा 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस i प्लस 2 2 ज़ा 4i माइनस 2i स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 6i स्क्वायर तो आपका प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 आपका हो गया 12। ठीक है, फिर यहां पे हो जाएगा 9 माइनस 5, क्योंकि एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5i। यहां पे आई स्क्वायर आपका प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 3i। लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी को रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, 4 माइनस 3i। जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट, मतलब उसका साइन चेंज, तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वापस मल्टीप्लाई, तो 12 4 ज़ा 48 माइनस 36i प्लस 20i माइनस 5 3 ज़ा 15i स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 9। चलिए फाइनल स्टेप, अब देखिए आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 48 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 63, ये हो जाएगा 63, 10 ऐड करेंगे 58, 63, और फिर यहां पे 36 में से 20 चला गया, आपको बचेगा 16, सो माइनस 16i, और नीचे में आई स्क्वायर प्लस 1, तो 16 प्लस 9 25। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 63/25 माइनस 16/25i, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a प्लस आई बी। ऐसा नहीं कि आप बस बाई 25 करके चले जाएंगे, नहीं, ये नहीं, एक स्टेप आपको और करना है। स्कूल लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे अगर आप ये लास्ट स्टेप नहीं करोगे तो आपका हाफ से 1 मार्क टीचर कट कर सकते हैं, तो इसलिए लास्ट स्टेप तक आपको लेके जाना है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे ही वो एक सिंगल फॉर्म में आ गया तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल मैथ्स है बेटा, सिंपल मैथ्स है, कुछ भी इसमें ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां पे देखिए और भी बहुत सारे आ गए, सर प्लस भी है, सब कुछ है, तो क्या एक एक करके आप सॉल्व करिए, सिंपल सी बात है, एक एक करके सॉल्व करिए। पहले इसको कर लेते हैं, तो इसको अगर मैं करता हूं तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा -3 प्लस 2i इंटू 1 माइनस आई। अब 5 इंटू 1 माइनस आई प्लस 2 इंटू -3 प्लस 2i, ये हुआ। इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हो या इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको छोड़ना ही प्रिफर करूंगा। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, सो -3 माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 2i माइनस 2i स्क्वायर, न्यूमरेटर में 5 माइनस 5i माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4i इंटू 4 माइनस 5i 3 प्लस 2i, ये हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे 5 माइनस 6 आपको दे देगा -1 और -5 प्लस 4i आपको दे देगा -i डिवाइडेड बाय -3। अब आई स्क्वायर आपको दे देगा +1, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, सो 2 माइनस 3 आपको वापस -1 और 3 प्लस 2 आपका हो जाएगा +5i, ये हो गया, इनटू 4 माइनस 5i डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i। अब दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 5i माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 5i स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 माइनस 2i प्लस 5 3 ज़ा 15i प्लस 5 2 ज़ा 10i स्क्वायर। चलिए, अब ये आई स्क्वायर हो जाएगा -1, सो -5 -4 आपका बन जाएगा -9 प्लस i, यहां से
यहाँ पे ये हो जाएगा -1, तो -3 -10 -13, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वापस +13i, इस तरीके से 15 - 2 13i। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहां पे मैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, अब देखो कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ i का साइन चेंज करना है, से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। चलिए अब 9 × 13 हमें करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 90 + 27, तो ये हो जाएगा 9 3 = 27, 2 9 1 = 2, सो 117, फिर माइनस माइनस प्लस 117i, ठीक है, और फिर -13i और -13i² डिवाइडेड बाय, यहां पे तो क्या होगा बेटा, a² + b², सॉरी a² - b², सो 169 -i² 169, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो a + b और a - b, ये हो जाएगा प्लस, सो 2130, और यहां पे 13 माइनस करेंगे तो 104 डिवाइडेड बाय, ये प्लस हो जाएगा, तो 169 + 169 आपका बन जाएगा 9 9 18 1, 12 + 1 13 1, तो ये 338, तो फाइनल आंसर 130/338 -104/338i। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग करके देख सकते हैं। इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इतना जब भी आएगा तो ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए ही आएगा। तो देखो मैंने एक एक करके किया, पहले यहाँ पे प्लस किया, प्लस करने के बाद उसमें जहां भी मल्टीप्लाई आ रहा था मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, सिंपल मैथ्स की तरह। बस आपको याद क्या रखना है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि आप रियल और इमेजिनरी को मिक्स करके ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमें बस क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे भी जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 4i × 1 + i, यहां पे 1 + i - 2 1 - 4i, 1 - i 5 + 3i, ठीक है। चलिए 1 + i -2 माइनस माइनस प्लस 2 4 = 8i, ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 + i -4i -4i², ये हो जाएगा 1 - i 5 + 3i। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा -1 + 9i, देखिए 8 + 1 9, और ये 4i² -1 होता है तो +1, तो 4 + 1 5 और i - 4i -3i इंटू 1 - i डिवाइडेड बाय 5 + 3i, ये हो जाएगा, ठीक है। अब वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 + i + 9i -9i², ये हो जाएगा 20। अब देखिए लकीली आपका दोनों क्या हो गया, a - b a + b, तो a² - b², लीजिए, कई बार ऐसा हो सकता है। अब 9i² -1 देगा तो +9, तो +9 - 1 8 + 10i और 25 + 9 आपका बन जाएगा 34। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, 8/34 + 10i/34, 2 4 = 2 17 = 2 5 = तो फाइनल आंसर 4/17 + 5/17i, ये आपका आंसर होगा। आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हो रहा था, हमने किया नहीं, मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप कर सकते हो, पर यहां पे आके आपको छोड़ना है इसे।
तो इस तरीके से ये a प्लस आई बी वाले फॉर्म वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये था एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वल्स टू में क्या होता है, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। प्लस और माइनस में क्या होता है, आपने देख लिया है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। क्लियर है। और कॉन्जुगेट डिवीजन जब भी होगा तो हमें क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे यहां पे है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस आई इज इक्वल्स टू, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सेम है सर, आपको पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां पे ये वाला बस आप पार्ट ले लीजिए, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस आई। तो ये 2 माइनस आई जो है इसके कॉन्जुगेट से मुझे प्लस मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब a प्लस आई मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ऊपर में है, नीचे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर तो -1 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4i प्लस 2i, ठीक है ना, 2 2 जा 4i प्लस 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो 4 प्लस 1 5। अब आई स्क्वायर -1 है तो ये हो जाएगा -2/5 प्लस 4/5i। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी रियल पार्ट और y की वैल्यू हो जाएगी इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई, यानी कि -2/5 प्लस 4/5, तो आंसर हो जाएगा 5 एलसीएम 4 - 2 2, सो 2/5, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। प्रोसेस सेम है, एक एक करके आपको सॉल्व करना है। पहले न्यूमरेटर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाइए, डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाइए, फिर जो भी डिनोमिनेटर में आपका दिख रहा है नंबर उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसी में मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक अलग से टॉपिक है और क्वेश्चन भी आते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पर जब तक आपने डिवीजन नहीं पढ़ा है, जब तक कॉन्जुगेट नहीं पढ़ा है, तो ये क्लियरली समझ में नहीं आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि सर अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए बेटा, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/z हो गया, 1/z हो गया। पर सर z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया, सपोज करो z x प्लस आई वाई है तो 1/z हो जाएगा ये, तो हमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1/x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई बाई एक्स माइनस आई वाई। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बार हम देख चुके हैं कि आई स्क्वायर -1 को प्लस कर देती है, और ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, z बार बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर। मॉड्यूलस अभी हम पढ़ेंगे, मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ z क्या होता है, अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो मॉड्यूलस ऑफ z हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इंटू जेड बार आपको मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर दे देता है। तो यहां से अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z बार बाय मॉड z स्क्वायर, z बार बाय मॉड z स्क्वायर। तो कभी भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आए तो डायरेक्टली आपको उसका फॉर्मूला यूज करना है, क्या, z बार बाय मॉड z स्क्वायर। कैसे, ये पूरा मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है कैसे इसको किया जाता है। आपको मीनिंग याद रखना है, एडिटिव इनवर्स सम 0 हो जाना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोडक्ट 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है।
तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि यहाँ पे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 माइनस 3i, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो मुझे तो पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है z बार बाई मॉड z स्क्वायर। तो एक एक करके आप निकाल लो। अब सर z मेरा अगर 4 माइनस 3i है तो z बार हो जाएगा 4 प्लस 3i, और मॉड z स्क्वायर मेरा हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 25। अब ये दोनों आ गए तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 25, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 बाई 25 प्लस 3 बाई 25i, ओवर। सिंपल, क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा है। तो कुछ फॉर्मूले आपको यहां पे भी याद कर रखने जरूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, √5 प्लस 3i, तो ठीक है, मान लेते हैं मॉड मतलब z है √5 प्लस 3i, तो z बार हो जाएगा √5 माइनस 3i, i का साइन को चेंज, मॉड z स्क्वायर हो जाएगा सर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो है 5 और 3 का स्क्वायर 9, 5 प्लस 9 आपका हो गया 14। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये तो होता है z बार बाय मॉड z स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √5 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 14, यानी कि √5 बाय 14 माइनस 3 बाय 14i, माइनस 3 बाय 14i। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा है। अब देखिए एजर्शन रीजन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i इज 2 प्लस 3i, उसके तो चेक करना पड़ेगा सर, ठीक है। z को ले लिया 2 माइनस 3i, तो z बार हो जाएगा 2 प्लस 3i, और मॉड z स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी कि 13, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा z बार बाय मॉड z स्क्वायर, सो 2 बाय 13 माइनस 3 बाय 13i। सर रॉन्ग, जैसी दोनों में से एक रॉन्ग आ जाए तो यानी कि पहले दो ऑप्शन तो चले गए। अब आपको दूसरा वाला चेक करना है, z इज 3 प्लस 4i देन z बार इज 3 माइनस 4i, ये करेक्ट है सर, ये करेक्ट है, तो यानी कि एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन। जैसी दोनों में से एक गलत हो जाए ना तो तुरंत ऐसे कर लो, अरे भाई बला टल गई, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंपल, ठीक है। तो ये था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां तक, मतलब मॉड्यूलस अलजेब्रा में मैं नहीं बोलूंगा इसको, हम रिप्रेजेंटेशन या उसके पार्ट्स बोलेंगे। अलजेब्रा के मेनली 4 पार्ट्स थे, इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है। ये चारों हमने देखा, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन भी किए, उसके बीच में एक टर्म आया था कॉन्जुगेट, वो भी किया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये पार्ट किए। अब हम थोड़ा सा इसके रिप्रेजेंटेशन पार्ट पे चलते हैं कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने मल्टीप्लिकेटिव में भी पढ़ा था। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ये करेक्ट फॉर्मूला है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए रियल पार्ट ऑफ z x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y है, इनका स्क्वायर का अंडर रूट, ये कहलाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को कई बार मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो वही चीज यहां पे लिखी है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रूट बाय मॉड z एंड इज डिफाइंड बाय दिस, जो मैंने आपको बताया। पर याद रखो रियल पार्ट ऑफ जो ये फॉर्मूला है ये असली फॉर्मूला है, वरना बच्चे x और y में कंफ्यूज हो जाते हैं। रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का अंडर रूट, एंड इज डिनोटेड बाय z बार, कॉन्जुगेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिनोटेड बाय z बार ये होता है, ठीक है।
नाउ कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ी एनसीईआरटी लेवल पे कम यूज होती है, लेकिन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट की बात करते हैं। तो सर कॉन्जुगेट में क्या होता है कि z बार का बार आपको z ही दे देता है, ठीक है। अब z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर zn तक है, इस पूरे के ऊपर बार है तो ना, और यह चाहे माइनस हो, तो z मतलब जो कॉन्जुगेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर में होता है, वो सबके पास चला जाएगा। यानी कि वो हो जाएगा z1 बार प्लस और माइनस z2 बार प्लस और माइनस z3 बार डॉट 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 zn बार, ये ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर z1 बाय z2 अगर होल बार है तो यहां पे ये भी डिवाइड हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। जो चार मेन हमारे रूल हैं, प्लस या माइनस, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि z1 z2 z3 अगर zn तक है, इन सब पे बार साइन है तो 2 3 4 आप ले लो, तो यहां पे भी ये सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब कॉन्जुगेट बहुत एडजस्टेबल नेचर का है, वो बस सबके ऊपर एक जैसी कृपा दृष्टि दिखाता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी के ऊपर पार्शियलिटी करता है। अगर आपने बार साइन लगा दिया है तो वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। ऐसी कुछ रिजल्ट फिर यहां पे है। मॉड्यूलस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई और डिवीजन इन दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इन दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। बार साइन मैंने आपको बता ही दिया है कि वो प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बार साइन के लिए है, ये मॉड्यूलस के लिए साइन है। इतना आपके लिए काफी है, इतना आपके लिए काफी है। तो जो कॉन्जुगेट है वो चारों साइन के लिए, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इन सब के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेकिन जो मॉड्यूलस साइन है, जो मॉड्यूलस साइन है, ये कुछ भी नहीं है सर, जो मॉड्यूलस साइन है वो सिर्फ इनटू और डिवीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये याद रखना है आपको, वो सिर्फ इनटू और डिवीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3i7 इज इक्वल्स टू, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, a + ib, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो i पावर 7 को मैं क्या लिखूंगा, 4 + 3i, सर 4 × 1 + 3, तो 4 + 3, अब ये चला जाएगा i³, और i³ क्या होता है बेटा, -i, तो ये बन गया आपका 4 - 3i। तो अब अगर ये z है तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना होता है, √4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 25, यानी कि 5, ए ऑप्शन, सिंपल, यानी कि ए ऑप्शन। मॉड्यूलस है तो कभी वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता सर, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं। z1 ये दिया हुआ है, z2 ये दिया हुआ है, तो z2 - z1 का मॉड्यूलस निकाल के स्क्वायर करना है। तो अब घबराना नहीं है, एक एक करके आप करो। सबसे पहले चलो z2 - z1 निकालते हैं। तो z2 है मेरा 2 + 4i माइनस z1 है मेरा 1 + 3i। अब अलजेब्रा के हिसाब से रियल पार्ट के साथ, तो 2 - 1 1, इमेजिनरी के साथ 4 - 3 वो भी 1, ये आ गया सर। ये आपका z2 - z1 है, तो मॉड ऑफ z2 - z1 कितना हो जाएगा सर, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √2। अब इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है, तो यानी कि √2 का स्क्वायर, यानी कि 2, तो बी ऑप्शन। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करो। पहले z2 - z1 किया, फिर उसका पूरे का मॉड निकाला, और फिर उसके बाद ये किया, ठीक है, सिंपल है। मतलब चार ही ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बाकी कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, या आप बोलना चाहिए टर्मिनोलॉजीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब
नेक्स्ट आता है आर्गेंट प्लेन। तो यहां तक आपका जो मेजर पार्ट था वो कवर हो चुका है। जो लास्ट पार्ट अब आता है आपका पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म कहां से आया? आपका आर्गेंट प्लेन से ही आया। इस पे आ गए हम लोग। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आर्गेंट प्लेन एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर जैसे कि आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो एक्स और वाई एक्सिस में, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर्गेंट प्लेन क्यों बोला गया? क्योंकि आर्गेंट एक महान मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने बताया या उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने इन्वेंट किया कि ठीक है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक प्लेन अगर हम मान लें, सर ये तो कार्टेशियन प्लेन जैसा दिख रहा है, एक्स और वाई एक्सिस दिख रही है, पर उन्होंने बोला कि ठीक है पर यहां पे जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस कहलाएगी और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगी। और इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन की जगह आर्गेंट प्लेन बोला गया। क्या बोला गया? आर्गेंट प्लेन। ये बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो वो जो x यूनिट है वो यहां पे होंगे और y यूनिट है वो इमेजिनरी पे होंगे। तो ये जो पॉइंट आया x प्लस आई वाई, ये पॉइंट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये x कॉमा y की जगह पे क्या लिखेगा जाएगा? x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि ठीक है फिर इसके बाद अगर ये ओरिजिन है, ये हो गया 0,0, तो जब यहां से इसको ज्वाइन किया जाएगा तो ये जो डिस्टेंस बनता है, ये जो डिस्टेंस बनेगा आप देखोगे ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे x, y करके तो आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो कि वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z। वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z। यानी कि जो मॉड्यूलस ऑफ z है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस वो कहलाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी z बार, तो x माइनस आई वाई, यानी कि अब x तो ये है सर माइनस वाई, फिर यहां पे आ जाएगा, यानी कि ये z बार x माइनस आई वाई। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड z बार। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज, रियल एक्सिस के अबाउट इमेज जो हम करते हैं वो हो जाती है आपकी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी, टर्मिनोलॉजी प्लस माइनस नहीं, टर्मिनोलॉजी जितनी भी पढ़ी वो सब चीजें हम इस आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसका मॉड्यूलस और फिर उसका कॉन्जुगेट, ये तीनों चीज को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर यहां पे एक एंगल बन रहा है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन में स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसको अगर मैं थीटा ले लूं तो इस थीटा को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और डिनोट किया जाता है ए आर जी, ए आर जी, ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इतनी चीजें होती हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है आपके कार्टेशियन सिस्टम में, ये हमने अभी पढ़ी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है सर, वही चीज यहां पे है आपके लिए नोट्स के लिए कि let O be the origin and OX and OY be the x-axis and y-axis respectively, then any complex number may be represented by a unique point whose coordinate are x, y, जो मैंने अभी आपको बताया। The plane on which complex number represented is known as complex plane or Argand's plane, मतलब उनके नाम पे ही फिर प्लेन बना दिया गया Argand's plane। ये पूरी चीज मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दी है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड होता है, कैसे उसका आपका कॉन्जुगेट होता है, सब चीजें मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आर्ग्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आर्ग्यूमेंट। तो सर अभी तो हमने सीखा कि सर अगर ये आर्गेंट प्लेन है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई, तो ये जो थीटा होता है ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर कोई बोल रहा है कि सर व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ
z, तो वो हो जाता है थीटा। पर इस थीटा की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है बेटा? tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z मॉड्यूलस, ये हो जाती है tan इनवर्स। सर इनवर्स हमने पढ़ा नहीं है, तो बेटा एनसीईआरटी लेवल पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं आपको वही याद रखनी है, चिंता मत करो, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपको वही याद रखनी है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x का मॉड। पर इसकी चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। ये वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। वो थीटा ही रहेगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस पाई प्लस थीटा होगा अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और माइनस थीटा हो जाएगा अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट के बेसिस पे आपकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी। तो थीटा की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। आप थीटा निकालेंगे और थीटा निकालने के बाद जो भी उसका क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे आंसर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे आर्ग्यूमेंट का आंसर लेंगे। अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट कैसे हुआ? चलिए, अगर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर क्या होगा? 2 प्लस 3i, दोनों प्लस, यानी कि प्लस प्लस ऐसे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई नंबर क्या हो जाएगा? -3 प्लस i, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का नंबर हुआ, -3 प्लस 1। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा? -4 माइनस 5i, यानी कि -4 -5। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए नंबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 8i, यानी 7 -8। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो आपको बताएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आपको बताएगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जैसे ही क्वाड्रेंट पता चल जाए आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। ये वैल्यूज आपको लेनी है। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि पोलार फॉर्म पे ऊपर क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है, ठीक है? अब इसी के ऊपर फिर कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, जो अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा है तो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, k इक्वल्स टू 0, 1 और -1। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, वेयर k इज 0, 1। मतलब कभी कभार आपको ये मतलब यूज आएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पावर n इज n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, यानी कि जो भी लॉग के फॉर्मूलास थे, अगर आपको लॉग के फॉर्मूलेज याद हो तो log x टू द पावर अल्फा, अल्फा log x हो जाता था, log xy log x प्लस log y हो जाता था, log x बाय y log x माइनस log y हो जाता था। तो जो भी log के फॉर्मूलेस थे वो सारे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो बस माइनस डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो ये 4 फॉर्मूले कुछ टिपिकल क्वेश्चन में आपके यूज हो सकते हैं, मैं आपको वैसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो अगर लॉग के फॉर्मूले याद हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z के फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। आशा करता हूं क्लियर होगा। अब इन सब से पहले मैं आपसे बस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और आपको बता दूं कि सर tan थीटा, ये टेबल आपको याद रख लेनी चाहिए,
10 0 मतलब 0 डिग्री पे वो क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। 30 डिग्री पे 1/√3, फिर 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे अनडिफाइंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं है तो आप tan इनवर्स करके छोड़ सकते हो, tan इनवर्स करके छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। z दिया है -1 -√3। सबसे पहले सर -1 -√3 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए क्वाड्रेंट, तो आपको लिखना भी है सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। पहले तो सर मॉड z, तो मॉड z क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 -√3 का स्क्वायर प्लस 3 तो 4, 4 का √2, 4 का √2, ये हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, -π प्लस थीटा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा बेटा, -π प्लस थीटा। तो -π और थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट -√3 बाय रियल पार्ट माइनस माइनस प्लस। अभी हमने पढ़ा कि सर √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, यानी कि 0 तो 0 ही है, 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, 60 को π/3, π/2। तो डायरेक्टली जैसी आपको पता चल जाए तो आप वो वैल्यू लिख दो, तो वो हो जाएगी π/3। सॉल्व करेंगे 3 तो -2 π/3, -2 π/3 आंसर। मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट यही पूछा था। तो अब आर्ग्यूमेंट से पहले आप लिखोगे सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -π प्लस थीटा। इस तरीके से आपको करना है बेटा। तो यहां पे ये वाला चीज बहुत जरूरी है कि चारों में अलग अलग वैल्यू, ये आपको याद रखनी है, उसके हिसाब से फिर आप आगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। z दिया हुआ है सर, तो सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ z निकाल लेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब आप लिखोगे सिंस z बिलोंग्स टू, अब ये क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा 1/-√3। मॉड है तो आप सारा पहले तो नेगेटिव साइन को हटा दो, ये हो जाएगा 1/√3। अब 1/√3 कब देता है सर, π/6 पे, तो आंसर हो जाएगा 5π/6, 6π, सो 6π - π 5π/6। इस तरीके से सॉल्व होगा, सिंपल। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वाड्रेंट में है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए अब पोलार फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सर पोलार फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से की जाती है, बहुत सिंपल है, सब आप पढ़ चुके हो। पोलार फॉर्म में ऐसा नहीं कुछ भी नया चीज है। पोलार फॉर्म क्या बोलता है, या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, √x² प्लस y²। चलिए इसको r मान लो, इसको r मान लो, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y/x,
ये होता है, इसको थीटा मान लो, या थीटा तो होता ही है सर। तो आर और थीटा कैलकुलेट करने के बाद जो अभी आपने कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड और मतलब मॉड्यूलस और आर्गुमेंट आपने कैलकुलेट किया, तो पोलार फॉर्म क्या हो जाता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लो सर, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपने ये दो चीजें निकाल ली तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये कहलाती है पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। सिंपल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, आपने वो भी निकालना सीखा है। और यहाँ पे ये नहीं है कि अब एंगल को आपको पुटअप करके वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे π/6 आया तो cos π/6 प्लस आई छोड़ देना है, क्योंकि फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। आप उसको वापस सॉल्व करो तो यही आ जाएगा। तो बच्चा लोग आपको बस cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में रख के छोड़ देना है, खत्म। ठीक है, तो वही सब चीजें यहाँ पे है आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसको बोला जाता है यूलर्स फॉर्म या ऑयलर्स फॉर्म। मेन ये है आपका पोलार फॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलार फॉर्म, 1 माइनस आई। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 1 + 1 ये हो जाएगा √2। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि z बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे थीटा या आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, माइनस थीटा, यानी कि माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस -1/1। तो ये हो जाएगा -π/4, क्योंकि 1 कब देता है, π/4 पे देता है। तो अब आप लिखोगे z इज इक्वल्स टू √2 cos -π/4 प्लस आई टाइम्स साइन -π/4। एक स्टेप और कर सकते हैं यहाँ पे, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर कहलाएगा, ये आपका आंसर कहलाएगा पोलार फॉर्म में कन्वर्शन, पोलार फॉर्म में कन्वर्शन। ठीक है, सिमिलरली यहां पे करेंगे। अब ये क्या है, माइनस प्लस है, तो सर माइनस प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वापस मॉड्यूलस ऑफ z कितना हो जाएगा, √1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2। अब यहां पे z बिलोंग्स क्या कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/-1, यानी कि पाई माइनस π/4, 3π/4। अब दोनों आ गया, तो पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म कितना हो जाएगा आपका, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू है √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, इस तरीके से। तो देखो एंगल अलग अलग हो गए अपने आप। अब जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वापस आपको वही आ जाएगा, वापस आपको वही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहां पे सर -1 माइनस आई, सर माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो हमने सेकंड किया था, फोर्थ किया था, अब थर्ड और फर्स्ट, तो चारों क्वाड्रेंट आपके कवर अप हो गए। और आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज ही आ रही हैं, जानबूझ के वो स्टैंडर्ड वैल्यू ही देता है जिससे बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब यहाँ पे -1 माइनस आई, तो पहले तो मॉड्यूलस ऑफ z निकालेंगे, वो हो जाएगा 1 + 1, यानी कि √2, ये हो गया। अब z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाता है, -π प्लस थीटा, सो -π प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/-1।
तो -पाई प्लस π/4, तो -4 + 1 तो -3π/4, ये हो गया -3π/4। तो अब आपकी पोलार फॉर्म कितनी हो जाएगी? तो -1 - i इक्वल्स टू √2 cos -3π/4 प्लस i टाइम्स साइन -3π/4। एक स्टेप और कर सकते हैं, √2 cos 3π/4 माइनस i टाइम्स साइन 3π/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, अब √3 + i, √3 + i, तो यहां पे भी, अब यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ z आपका हो जाएगा 3 + 1 4 यानी कि 2। ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका बन जाएगा डायरेक्टली tan इनवर्स 1 बाय इमेजिनरी बाय रियल, तो ये हो जाएगा आपका π/6। तो पोलार फॉर्म कितनी हो जाएगी? पोलार फॉर्म आपकी बन जाएगी r इंटू cos π/6 प्लस i टाइम्स साइन π/6। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए, अब कई बार ऐसा होगा कि सर वो क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, वो किसी ना किसी एक्सिस पे आ जाएगा। जैसे कि -3, सर -3 यहां पे है, i यहां पे होगा, अगर ये 1 यूनिट है तो i यहां पे होगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए आप डायरेक्टली रेफरेंस ले सकते हैं, सर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 180 डिग्री है, -i होता तो ये एंगल 270 हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको वैसे डायरेक्टली एंगल लेना है। जैसे कि -3 है, तो मॉड्यूलस ऑफ z तो आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 3 ही होगा, माइनस तो ले नहीं सकते मॉड को। अब जो एंगल है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -3 यानी कि आपका हो जाएगा पाई, 180 डिग्री यानी कि पाई, डायरेक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये -3 + 0i है, तो जब से ही मैं इसको करूंगा tan इनवर्स ऑफ 0 बाय -3, तो tan इनवर्स 0 0 देगा, पर आपको फिर क्वाड्रेंट पता लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक्सिस पे है इसलिए आपको डायरेक्टली वहां से एंगल लेना है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका बन जाएगा पाई। तो अब जो पोलार फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 3 × cos पाई प्लस i साइन पाई, ये हो जाएगा। तो देखो साइन पाई 0 होता है, cos पाई -1 आपको -3 दे देगा, इस तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लर्निंग के लिए, कि अगर सर एक्सिस पे आ जाए तो हमें एंगल क्या लेने हैं और कैसे लेने हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पे सर i है, तो अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z π/2 होगा, क्योंकि अब ये ऐसे एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो पोलार फॉर्म आपकी क्या बन जाएगी, 1 × cos π/2 प्लस i टाइम्स साइन π/2। cos 90 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो देखो y आपका आ जाएगा। तो ये, तो अगर एक्सिस पे है तो हमें क्या एंगल लेने हैं, क्वाड्रेंट में है तो हमें कैसे लेने हैं, सारी चीज मैंने एक एक क्वेश्चन के थ्रू कवर अप कर दी है, सारी की सारी चीज मैंने क्वेश्चन के थ्रू कवर अप कर दी है। तो अब बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर पोलार फॉर्म में एंगल क्या लेना है, कैसे लेना है। मेरे ख्याल से अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सर कुछ मिक्स क्वेश्चंस देखते हैं, जहां पे हम प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन नंबर इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब पोलार फॉर्म। तो -4 + 4 √3i, सबसे पहले तो सर मॉड z निकालूंगा,
तो मॉड z कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, फिर 16 3 जा 48। तो सर ये कितना हो जाएगा, 8 + 6 आपका 14, 1 5 + 64 यानी कि 8, मॉड z आ गया। अब सर ये माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, तो आप लिखेंगे z बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा पाई माइनस थीटा, जो कि है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। अब सर √3 कब देता है tan, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। अब पोलार फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, r जो कि है 8 × cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, सिंपल। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलार फॉर्म, -3√2 + 3√2i। ये आप इजीली कर सकते हो, इसको मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट का ही सवाल है। अब यहां पे देखिए, अब आप लोग कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलार फॉर्म 2 + 6√3i by 5 + √3i। अब आपको यूज मतलब आपको काम क्या करना है, पोलार फॉर्म निकालनी है। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है 5 + √3 वगैरह, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो वही ज्यादा बेनिफिट है। अगर दोनों एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, एंगल की बात मैं कर रहा हूं, tan इनवर्स जो एंगल होता, पहला बनेगा 6√3/2, दूसरा बनेगा √3/5, दोनों ही स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको वो ही लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि 5 - √3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 25 प्लस √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि i² -1 प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा आपको रिजल्ट याद रखने चाहिए, 2 5 are 10 - 2√3i, ठीक है, प्लस 6 5 are 30 √3i माइनस 6 × √3 3, सो 6 3 are 18i², ये हो जाएगा। अब i² यानी कि -1, तो 10 + 18 ये हो जाएगा आपका 28/28, और यहां पे आ जाएगा 30 - 2 28 √3/28i, तो फाइनली ये हो जाएगा 1 - √3i। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो जो आपने पढ़ा था वही चीज आपको यूज करनी है, बस अब एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है, पोलार फॉर्म निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड z निकालेंगे। तो मॉड z यहाँ पे हो जाएगा √1 + √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा आपका, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3/1, यानी कि आपका π/3, तो -π/3 ये हो जाएगा। तो पोलार फॉर्म आपका बन जाएगा 2 cos -π/3 प्लस i टाइम्स sin -π/3। एक स्टेप और लिखेंगे, क्योंकि cos -थीटा cos थीटा होता है, लेकिन साइन में बाहर आ जाता है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद कर दिया। ठीक है, जब भी ये जो एंगल्स हैं, मतलब tan इनवर्स में जब आप लिखना चाहोगे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो आप उसको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में करके ही करिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है 1 + i by 1 - i का अंडर रूट। अब हमें सर क्या करना चाहिए यहां पे, तो यहां पे भी एक तरीका यही है कि पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कि
1 माइनस आई, सॉरी 1 प्लस आई, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर यानी कि +1। तो 1 प्लस आई बाहर आ गया और यहां से √2, तो ये बन गया 1/√2 प्लस आई बाय √2 प्लस आई बाय √2। तो प्लस और प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा π/4। क्यों? इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जब सेम है तो दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे। तो पोलार फॉर्म आपकी क्या बन जाएगी 1 इंटू cos π/4 प्लस आई टाइम्स sin π/4, इतना सिंपल। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था। हमने एक एक करके सारी चीज पढ़ी बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा की जो हायर पावर आती है तब आप क्या करना है, फिर इक्वल्स टू, उसके बाद चारों ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी में फिर आया कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर हमने देखा कि आया आपका पोलार फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आर्गेन प्लेन की रिप्रेजेंटेशन, मॉड्यूलस, इतना सब हमने किया। तो मेजर क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अगर a 0 ना हो और abc बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। ये हमने पढ़ा था कहां पे 9th-10th में। पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए तो अगर ये abc कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो भी जाए तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या? बिल्कुल होगी, तब भी वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो अब यहां पे चेंज होकर रियल नंबर की जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो कि वेयर abc बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब भी वो क्या होंगी? आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक चेंज तो ये हुआ, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर रूट्स निकालनी रहती थी तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि अल्फा बीटा क्या हो जाता है -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो अभी भी यही फॉर्मूला है सर, बस ये कि अगर अब रूट के अंदर पार्ट नेगेटिव पहले होता तो हम क्या बोलते थे? नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। तो अब समझ में आया इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो अब जो यहां से वैल्यू आएगी तो आप वो वैल्यू निकाल सकते हो आयोटा के फॉर्म में। अब आप वो वैल्यूज निकाल सकते हो आयोटा के फॉर्म में। तो ये बस पढ़ने के लिए हम यहां पे क्वाड्रेटिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वेयर abc आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, and then the solution of the equation is -b plus or minus √b² minus 4ac/2a। सेम चीज वहां पे पढ़ी, ठीक है ना? मैंने आपको मॉडिफाइड डेफिनेशन भी बताई और प्लस ये बताया कि अब आप ये अगर नेगेटिव हो भी जाए तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 9th-10th में हम छोड़ देते थे कि सर इसकी रियल रूट्स नहीं है, हमसे तो रियल रूट्स पूछ रहा है, लेकिन अब अगर रूट्स निकालने बोलेगा, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, यही पढ़ने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब इसी में एक छोटा सा पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोला जाता है b² माइनस 4ac। तो उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सर अगर वो इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या बोलते थे? रूट्स आर रियल और इक्वल। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते थे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, और अगर b² ये नेगेटिव है तो हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हुआ इसके साथ। फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स इन पेयर, यहां से आता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स इन पेयर। ये परफेक्ट स्क्वायर और ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 3 चीजें याद रखनी है कि सर इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिफरेंट, और लास्ट में अगर लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स इन पेयर। कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट भी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगी रूट्स और साथ में वो कॉन्जुगेट होंगी एक दूसरे की। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है।
तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है सर जिसको हम बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? केस बेस्ड। आजकल ये पिछले 2-3 सालों में तो खूब आया है, इस साल अगर चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होता है सर, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चे डर जाते हैं, अरे केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड कुछ नहीं है बेटा, उसमें बस आपको ये इंफॉर्मेशन देखनी है। वो कोई भी आपका थ्योरी पार्ट हो सकता है, पर उसकी नॉलेज से, जो आपने पहले पढ़ चुका है स्कूल में, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे यहां पे एन इक्वेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल ए बी सी आर नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। ये मॉडिफाइड डेफिनेशन आ गई यहां पे। द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, आपकी रूट्स हो जाती है ये माइनस बी प्लस और माइनस। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। सर ये इंफॉर्मेशन तो आपको पता थी, तो कई बार जो इंफॉर्मेशन आपको पता है उसी को ये वहां पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देंगे। इसलिए मैंने सोचा क्वाड्रेटिक के जो नॉर्मल से क्वेश्चन है उसको मैं केस बेस में कन्वर्ट करके आपको एक टाइप बता सकूं, क्योंकि अभी तक हमने टाइप वो नहीं किया था। ठीक है, बच्चों की डिमांड भी आई तो मैंने बोला ठीक है चलो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो आपको ये एक पैराग्राफ टाइप का दे दिया जो कि एक नॉन नॉलेज हो सकती है या कई बार कुछ नई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, फ्यूचर में एक आध क्वेश्चन में डालूंगा जहां पे वो न्यू इंफॉर्मेशन होगी और आपको कैसे वो इंफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व करना है, पर 90% टाइम्स नॉन इंफॉर्मेशन ही होगी। तो इसको पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर गिवन बाय, हम उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें पहले से ही पता है कि सर रूट्स हमें निकालना पता है कि ये a है आपका, ये आपका b है और ये आपका c है। तो अगर a b c पता है तो रूट्स तो मुझे निकालने आते ही है। रूट्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 माइनस 4a और c, ये लीजिए बाय 2a। क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो नॉन इंफॉर्मेशन हो या अननोन इंफॉर्मेशन हो, आपको बस जो भी चीज दी है उसको सॉल्व करना है। अननोन होगी तो मतलब कुछ ना कुछ वो वहां से आप चीजें ले सकते हैं, नहीं तो आप जो भी आपने पढ़ा है उसी पर क्वेश्चन रहेगा। अब बस अब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा +2√3, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 कैंसिल, 12 माइनस 21, सर 12 माइनस 21 होता है -9, तो रूट अंडर -9/4। तो अब -9 आ गया तो ये क्या हो जाएगा सर? -1 को i और 9 का 3, तो हो जाएगा 2√3/4 प्लस और माइनस 3i/4। तो आपका आंसर हो गया ये 2√3, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 जा, सो √3/2 प्लस और माइनस 3/4i, तो √3/2 प्लस और माइनस 3/4i, फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने से पार्ट पढ़ने के लिए क्वाड्रेटिक दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में कि अब अगर नेगेटिव रूट्स आ जाएं तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट्स इट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर गिवन बाय, दोबारा से सर सेम है। पहले तो देखो सारी ऑप्शन आई है, यानी कि इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी नहीं भी आया तो आपको जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो -b, तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4a 100 इंटू 11 1100/2a। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, फॉर्मूला ही लगाया है। सो 30 प्लस और माइनस, ये 200 हो जाएगा सर, 900 माइनस 1100 माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/50 प्लस और माइनस रूट अंडर -1 i हो गया। अब 200 है, 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10√2/50, 0 0 0 0, तो ये हुआ 3/5 प्लस और माइनस √2/5 √2/5i, सो 3/5 प्लस और माइनस √2/5i, सिंपल। तो एक फॉर्मूले के ऊपर आपका क्वाड्रेटिक चैप्टर खत्म हो जाता है एनसीईआरटी लेवल पे, जो अब आपकी एनसीईआरटी में है। बस उतना ही आपको करना है कि बस आपको रूट्स निकालने वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन अब उसी बेस्ड पे हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है,
ये तीनों चारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, तीनों में बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं आपके लिए। तो देख सकते हैं आप लोग केस बेस में क्या होगा, 4 या 5 आपको, क्योंकि 5 मार्क्स का होता है या 6 मार्क्स का होता है तो उतने आपको मल्टीपल करेक्ट देगा। एक एक मार्क्स है तो शॉर्ट आंसर टाइप होगा। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको पता होगी और आप इसको सॉल्व कर सकते होंगे। जैसे कि यहां पे भी हम ले लें तो x क्या हो जाएगा, -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया। देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4। 16 माइनस 4 इंटू 20, ये 4 भी है यहाँ पे तो 80, तो 16 माइनस 80 आपका बन जाएगा 64। रूट अंडर -64 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा सर 4/6 प्लस और माइनस 8i/6, 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा सर 2/3 प्लस और माइनस 4/3i। सो 2/3 प्लस और माइनस 4/3i। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई और वैरायटी है ही नहीं क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर कर देना है और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक पार्ट, जहां पे बस आपको इतना सा देखना है कि फॉर्मूले में पहले रूट के अंदर नेगेटिव आता था तो हम छोड़ देते थे, अब आपको छोड़ना नहीं है, आप उसको आई के फॉर्म में रख के वैल्यू निकाल देनी है, बस इतना सा ही काम था। तो यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके लिए मैंने जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बेसिस पे होमवर्क क्वेश्चंस भी रखे हैं, ठीक है। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, वेरी शॉर्ट टाइप, आप फोटो ले सकते हो, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप भी मैंने आपके लिए रख दिए यहाँ पे। तो इससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, इससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अगली क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे। आशा करता हूँ पूरा चैप्टर इजी समझ में आया होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें मेहनत वाली चीज़ नहीं है, स्कोरिंग है। तो अगली क्लास में हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, तब तक सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए। पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू।